सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एसी एलडीसी यानी कि जो एसी का सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और बीएसएफ में 25 तारीख को एडवर्टाइजमेंट निकला है उसके बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट में दिया गया है कि जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 का सिंगल यानी कि एक ही एग्ज़ाम होगा इसके सभी डिपार्टमेंटों का, और जितनी भी वैकेंसी हैं ये भरी जाएंगी। इसको जो है एसएसबी अभी कंडक्ट यानी कि एसएसबी कराएगा, और इसमें ये बता दिया गया है कि जो भी हेड ऑफ ऑफिस है सबसे पहले तो इस सूचना को सभी के जो भी इसमें बिलिंग है और एलिजिबल हैं उनको पहुंचाया जाए, और उसका जो है फिर जो भी बिलिंग होते हैं उनकी पूरी विवरण लेके यानी कि उनका फॉर्म भर के उनका फ़ोटोग्राफ, उनका सिग्नेचर इत्यादि करके उसको सीडी के रूप में जो है एसएसबी को पहुंचाना है। मेनली ये बात है इस वाले इसमें। इससे आगे चलते हैं, हम जो मेन बात करते हैं। अब पॉइंट नंबर 1 में क्या दिया गया, एडमिट कार्ड डुली फिल्ड इन द ऑल रिस्पेक्ट एंड सिग्नेचर बाय द कैंडिडेट विद फोटोग्राफ पेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो आप एडमिट कार्ड भरेंगे वह पूरे तरह से भरा हुआ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए फ़ोटो के साथ में, और वो A4 साइज में होना चाहिए। बी में दिया गया है, बताया गया है कि 2 आइडेंटिकल कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज, यानी कि जो आपके अभी तत्काल की ही कोई भी 2 फ़ोटो जिनका साइज़ 5x7 सेंटीमीटर का होगा वह भी आपको सिग्नेचर करके देनी है। 3 नंबर में दिया गया है, आप जो सी में दिया गया है फार्म जो भरेंगे उसमें क्या करेंगे, 2 लिफाफे जो 11.5 और 27.5 के जो होंगे, और उन पर 25 रुपये के जो है आप डाक टिकट लगाकर उसको भेजेंगे। डी में दिया गया है, जो भी आपका मैट्रिकुलर यानी हाई स्कूल या उसके इक्वल का जिसमें यानी कि आपकी एज का प्रूफ हो वह भी आप सेल्फ अटेस्टेड करके वो फार्म के साथ में लगाएंगे। इक्को में दिया गया है, जो भी मान लिया एजुकेशन के आपके क्वालिफिकेशन जो है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आप अटेस्टेड करके इस फार्म के साथ लगाएंगे। जो लोग SC ST कैटेगरी के हैं तो वह भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट को सेल्फ अटेस्टेड करके फार्म के साथ लगाएंगे। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट के द्वारा एक सर्विस सर्टिफिकेट, विजिलेंस क्लियरेंस जो है वो भी इसके साथ में लगाया जाएगा। ये जो है आपको वहाँ पर जो एक दूसरा पार्ट दिया गया है अपेंडिक्स ABCD, तो ये C में जो है उस तरह दिया गया है किस तरह के आपका फार्म होगा या किस तरह के आपके जो सर्विस सर्टिफिकेट होगा, इसी प्रकार से आपको वहाँ भेजना होगा ये पूरा करके। नेक्स्ट जो है H में दिया गया है, आपका जो AME है यानी कि 1 साल के अंदर का जिस तारीख को यह 25 तारीख को निकला है एडवर्टाइजमेंट, उससे एक 25 यानी कि पिछले 26 के बाद का कभी कभी हो सकता है, लेकिन आपका सेफ 1 का होना चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी इसके साथ में लगानी है। अगर आपको डोमिसाइल कोई सर्टिफिकेट है या इस तरह की कोई वो है तो आपको वो भी साथ में लगा देना है, और साथ में ही सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ACR, ये जो है ऑफिस का काम होगा, FR का प्रोसीडिंग, और 5 साल का जो है आपका ACR भर के जो भी भरा हुआ है रिमार्क है वो भी आपके फार्म के साथ भेजा जाएगा। अब नीचे जो है आपका हेड ऑफ ऑफिस के जो वर्क है यानी कि जिस बटालियन में आप रह रहे हैं उनका है। इसमें बताया गया बिफोर फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन द हेड ऑफ ऑफिस विल बी इंश्योर, ये इंश्योर करेंगे कि जब आप सर्टिफिकेट एक दे रहे हैं तो ये जो विजिलेंस सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कोई भी आपके अगेंस्ट में ना तो डी हो ना कोई किसी तरह का केस पेंडिंग होना चाहिए। अगर इस तरह का केस पेंडिंग है तो आपको विजिलेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा।
अब 5 नंबर में दिया है इन केस ऑफ द रिजेक्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी कम्युनिकेट द रीजन इन राइटिंग टू द एप्लीकेशन हु आर नॉट फुलफिल द। कोई भी ऐसा कैंडिडेट है अगर वो जो इस एडवर्टाइजमेंट के में बताई गई हैं या जिनकी उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या उनकी योग्यता होनी चाहिए, तो वो अगर पूरी नहीं करता तो उनका वह जो है क्या कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब नीचे आ जाते हैं दोस्तों जो है एज का। अब इसमें बताया गया फॉर एग्जाम्पल जैसे लेंथ ऑफ अभी यहाँ पर पहले किसका सर्विस कितना होना चाहिए, तो लेंथ ऑफ सर्विस में बताया गया है कैंडिडेट की 1 जनवरी को पर्टिकुलरली वैकेंसी ईयर, जिस साल में वैकेंसी हो रही है, चाहे रैंक हो, सब इंस्पेक्टर हो या इंस्पेक्टर हो, उसमें जो है ट्रेनिंग पीरियड को मिला के क्या होनी चाहिए, 5 वर्ष होनी चाहिए। जैसे 2018 में आपकी वैकेंसी है तो 2018 में आपकी 1 जनवरी को 5 साल सर्विस होनी चाहिए, लेकिन उसमें ट्रेनिंग भी इंक्लूड है। इसके बाद जो आपको एनओसी मिलती है हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, तो इसके लिए एनओसी भी आपके लिए जारी की जाएगी। एनओसी होती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट अभी आता है मेनली वैकेंसी किसमें कितनी कितनी है। तो दोस्तों इस यहाँ पर आपको पता चल गया होगा जो लिखा ऊपर, सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट जीडी इन सीएपीएफ थ्रू लिमिटेड कंपटीशन लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2018, 19, 20, 21, 22। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें पढ़ने में, छोटा दिखाई दे रहा है मेरा भी। तो दोस्तों ये बार बार पता नहीं क्यों, अभी जो है यहाँ पर आपको बता दिया मैंने, ये जो है 4 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम 2018 की। तो 2018 में दोस्तों एसएसबी में जो है अनरिजर्व जो है 3 है, एससी की जो है 1 है, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं, टोटल 4 है। सीआरपीएफ में जो है दोस्तों अनरिजर्व 20 यानी कि 20 है, एससी की कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी की 5 है, टोटल 25 है। 3 नंबर पर आ जाता है आईटीबीपी। आईटीबीपी का 1 वैकेंसी है और दूसरा कोई भी नहीं, टोटल 1 ही वैकेंसी है। बीएसएफ में कोई भी वैकेंसी नहीं है 2018 के अनुसार। तो इस प्रकार जो है टोटल 30 वैकेंसी 2018 में है, जिसमें से 4 वैकेंसी एसएसबी और 25 वैकेंसी सीआरपीएफ और 1 वैकेंसी आईटीबीपी की है। अब 2019, तो 2019 में दोस्तों एसएसबी में जो है अनरिजर्व्ड जो है 16 वैकेंसी है, एससी की 4 वैकेंसी है, एसटी की 2 है, टोटल 22 वैकेंसी है। सीआरपीएफ में सिर्फ 1 है अनरिजर्व और किसी की कोई, इसके अलावा 1 एसटी की है, टोटल 2 वैकेंसी हैं 2019 में सीआरपीएफ में। आईटीबीपी में अगर देखा जाए तो 2019 में कोई भी वैकेंसी नहीं है। बीएसएफ में भी 2019 में किसी तरह की कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल वैकेंसी अगर देखा जाए 24 है, जिसमें से एसएसबी की क्या है 22 है और सीआरपीएफ की 2 है। तो ये 2018-19 का हो चुका है। अभी 20, अगर 20 में देखें एसएसबी में 11 वैकेंसी हैं अनरिजर्व की, एससी एसटी का कोई नहीं है, टोटल 11 ही हैं। सीआरपीएफ में 1 वैकेंसी है सिर्फ और एससी एसटी का कोई भी वैकेंसी नहीं है। आईटीबीपी का जो है 1 वैकेंसी है, टोटल 1 वैकेंसी। बीएसएफ का 21 है 2020 में। बीएसएफ में काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं और दोस्तों एससी की 4 है, एसटी की 2 है, टोटल 27 वैकेंसी हैं। इस प्रकार देखा जाए तो अनरिजर्व की चारों डिपार्टमेंट 34, एससी की 4, एसटी की 2 यानी कि 40 वैकेंसी हैं 2000 में। अब बात करते हैं 2021 में। 2021 में देखा जाए तो एसएसबी में सिर्फ 1 वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व है। सीआरपीएफ में भी 1 है, वो भी अनरिजर्व है और आईटीबीपी में भी 1 है।
और इसके अलावा बीएसएफ में 9 वैकेंसी अनरिजर्व्ड हैं, 2 वैकेंसी एससी की हैं, 1 वैकेंसी एसटी की है, टोटल 12, यानी कि टोटल 17 वैकेंसी हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी वैकेंसी निकली है काफ़ी दिन बाद, हालांकि काफ़ी दिन से लोग बाग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इतना भी नहीं पता था इतनी जल्दी, और इतने साल की जो यानी कि 2018, 19, 20, 21, 22 तक की वैकेंसी रुकी है एक साथ आ जाएंगी। दोस्तों आज के डेट में मेरे को लगता है जो प्रमोशन पहले फास्ट था अभी नहीं है। आप लोगों को जो भी इसमें एलिजिबल हैं या विलिंग हैं वो अपनी मेहनत करें। उनके दोस्तों आपको जो भी इससे संबंधित मेरे द्वारा मदद चाहिए, मैं इसको यूट्यूब के द्वारा या दूसरे साधन से पीडीएफ के द्वारा आपको कराऊंगा, क्योंकि मेरे पे एलडीसी एग्ज़ाम के संबंधी कोर्स पहले से कुछ कोर्स के संबंधी डिटेल्स हैं, तो मैं आपको बीच में मदद कराता रहूँगा। दोस्तों एक और बात करना चाहता हूँ, अभी जो है प्रमोशन काफ़ी लंबा हो गया है, ख़ासकर सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ इत्यादि में। तो सीआरपीएफ के जो भी जितनी भी कम वैकेंसी हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी विलिंग है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अच्छे से अगर आपको इसमें हो जाता है एलडीसी के द्वारा एसी में, तो आपके लिए बहुत ही एक लकी चांस होगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आने वाली भी वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, दूसरे आगे बात करते हैं। अभी वैकेंसी बच गई दोस्तों 2022 की। तो 2022 में अगर देखा जाए एसएसबी की जो है 22 वैकेंसी है, अनरिजर्व की, एससी की 1 है, एसटी के कोई नहीं है, टोटल 23 है। सीआरपीएफ की जो है कोई भी 2022 में वैकेंसी नहीं है, ना ही किसी भी कैटेगरी की। आईटीबीपी में जो है दोस्तों 18 वैकेंसी अनरिजर्व की है, 1 एससी की है, 1 एसटी की है और टोटल 20 है। बीएसएफ लास्ट है, इसमें 17 वैकेंसी हैं, एससी की 3 है, एसटी की 2 हैं, टोटल 22। तो इस प्रकार 2022 में चारों डिपार्टमेंट मिलाकर 65 वैकेंसी हैं। तो आपको मैंने 2018 से लेकर 2022 तक की जितनी भी वैकेंसी थी उनके बारे में बता दिया गया है। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप इसमें से पढ़ लेना, यह नोटिफिकेशन भी आ चुका है, आप उसको भी ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद जो है दोस्तों इसमें पे के लिए बताया गया है। तो दोस्तों जो असिस्टेंट कमांडेंट का पे लेवल है वह 10 है, 56,100 से इसकी शुरुआत है। और इसमें जो है तो पुराना वाला अगर देखा जाए पे स्केल जो रिवाइज हुआ था वो 15,600 से लेकर 39,100 था, और साथ में ग्रेडिंग पे थी कितनी 5400। इसके साथ डीए एचआरए जो भी सीसीए इत्यादि अलाउंस मिलते थे वो भी मिलते थे। अब एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन हो सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। जो एसएसबी का आरआरस जो रूल्स है उसके अनुसार इसमें बताया गया है, कोई भी जो है जो सीएपीएफ के इसमें इसके कहने मतलब जो एलिजिबिलिटी पूरा करेंगे, यानी कि जिनका सर्विस हो गया है और जिनके पास ग्रेजुएशन है और इसके अलावा उनका रिकॉर्ड अच्छा है, सेफ बन है, वो सभी तरह के इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एज के बारे में बात कर लेते हैं। जो एज के बारे में इसमें जो दिया गया है, जो आपकी लास्ट जो उम्र होनी चाहिए वो 35 वर्ष तक, इसमें जो है 35 वर्ष तक के जो भी कैंडिडेट हैं वह अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ये बताया गया है जो जिस साल की वैकेंसी है, जैसे मान लिया 2018 की है, 2019 या 2020, तो उसको जो है 1 अगस्त यानी कि 1 अगस्त को जो है 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर जिनकी अधिक है वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, जिनकी अभी नहीं हुई है वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो है नीचे अब मैं वो एजुकेशन वाला आपको छोड़ देता हूँ। तो इसमें क्या है, लेकिन एसटी के लिए जो एससी एसटी के हैं उनके लिए 1 जनवरी
उनको 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि वो 40 वर्ष तक की एज के भी इसको भर सकते हैं। लेकिन उनके लिए कंडीशन 1 अगस्त की जगह 1 जनवरी है, यानी कि 2018 की आप भरना चाहते हैं वैकेंसी, तो आपको जो है 2018 1 जनवरी को 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार 2019 में 1 जनवरी को 2019 में 40 से अधिक, यानी कि 2022 इसी तरह आप देखेंगे तो यही है। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दिया गया है इसमें ग्रेजुएशन का है। आप जो है किसी भी तरह किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए हो, बीकॉम हो, या फिर कुछ भी आपकी बीए का मतलब ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री या उसके समतुल्य कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ नीचे ये भी बताया गया है जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन, यानी कि क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार की उसमें कोई ऐसा सज़ा या पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या मांगा गया है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में दोस्तों हाइट की बात करें तो जो पुरुष कैंडिडेट होंगे उनके लिए 165 और महिलाओं के लिए 157 होना चाहिए। और चेस्ट जो है ये उनके लिए है, किन के लिए, पुरुषों के लिए 81 और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। और ये फीमेल के लिए नॉन एप्लीकेबल है, यानी उनके लिए नहीं है। वेट की बात करें तो वेट जो है कितना 50 kg से, और महिलाओं के लिए 40 का। और एज पर जो आपका मेडिकल होगा, यानी मेडिकल होता है एज के अनुसार, उसमें 10% कम या अधिक भी चल सकता है। इसमें मेडिकल कैटेगरी के बारे में बताया गया है, इससे बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मेडिकल कैटेगरी में ये बताया गया है जो भी कैंडिडेट्स में एलिजिबल हैं या फॉर्म भरना चाहते हैं वह सेफ बंद होने चाहिए। और इसमें ये भी बताया गया है जो द स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस फॉर द कैंडिडेट शुड बी द क्या ना मतलब सेम प्रिस्क्राइब, जैसे मान लिया जो भी स्टैंड गवर्नमेंट द्वारा स्टैंड कमांडेंट बनाए जाते हैं, डायरेक्टरी एंट्री होते हैं, जिस प्रकार उनका जो है मेडिकल की का जो स्टैंडर्ड होता है वही स्टैंडर्ड आपका भी इसमें होना चाहिए। सॉरी दोस्तों, नीचे जो है कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया है, रिवाइज मेडिकल है या जो भी गाइडलाइंस दी गई है एमएचए द्वारा वो भी इसमें फॉलो होंगी या उनको भी मान्य किया जाएगा। अब पार्ट 4 में चलते हैं दोस्तों। वैसे तो अलग अलग पार्ट दिए थे, लेकिन मैंने इसमें मेन बातें जो थी उनको इसमें जोड़ा है। और इसके अलावा जो वैसी कुछ ज़्यादा आप सबको पता है, तो इसमें मेन पार्ट में जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया है। जो भी आपका पेपर होगा तो दोस्तों उस पेपर में जो है आपके क्या जो जनरल कैटेगरी के हैं तो उनके लिए क्या है, पास होने के लिए 45% प्रत्येक पेपर में, और ओवरऑल यानी कि जो तीनों पेपर होंगे उसमें 50% होने चाहिए। यानी कि एक पेपर में पास होने के लिए 45% और ओवरऑल 50% होने चाहिए। जो एससी और एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए पास होने के लिए प्रत्येक पेपर में 40% और उनके ओवरऑल 45% होने चाहिए। वही एग्ज़ाम में क्वालिफिकेशन माना जाएगा। और जो पेपर आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा उसको जो है होने के 2 दिन के अंदर ही जो है वर्किंग डे में जो है उसको अलाउंस कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो पहले पेपर में और दूसरे पेपर में पास हो जाएगा उनको जो है फिजिकल के लिए यानी कि पीएसटी और पीईटी के लिए कॉल कर लिया जाएगा। पेपर 3 जो है, जो आपका रिटन वाला पेपर होगा, आपका जो है पीएसटी और पीईटी के क्लियर होने के बाद उसको अलाउंस किया जाएगा। यानी कि पहला पेपर और दूसरा पेपर तो होने के 2 दिन के अंदर
आपको अलाउंस कर दिया जाएगा। जो उसमें पास होंगे उनके बाद उनको जो है किसके लिए, आपके फिजिकल के लिए और नाप तोल के लिए बुला लिया जाएगा। और नाप तोल और फिजिकल जब हो जाएगा तो उसके बाद तीसरे पेपर का आपका रिजल्ट सुना दिया जाएगा। यहाँ पर अभी फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, आपका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो आप इसमें ऊपर ज़्यादा डिटेल पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं मेन चीज़ें कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट्स हैं मैं उनके लिए बात करूँगा। उनके लिए जो है 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि आपको 100 मीटर 16 सेकंड में कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है आपकी 1800 मीटर की दौड़ है जो 3 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है। आप उससे कम में भी आ सकते हो, लेकिन उससे अधिक में आओगे तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन मान लिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा और इसके कोई नंबर भी नहीं है। लॉन्ग जंप जो है 3.50 मीटर्स आपको जो है कंप्लीट करनी होगी। और शॉर्ट पुट जो है, यानी कि जिसको हम गोला बोलते हैं लोहा, वह जो है आपको 4.50 मीटर तक फेंकना है। इन दोनों में जो एक लॉन्ग जंप है और एक जो शॉर्ट पुट है उसके लिए आपको 3-3 चांस दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने आपको नॉर्मली ACLDC के जो मेन बातें थी वो आप बताने की कोशिश की है। और जो भी इसमें एलिजिबल है या जो भी बिलिंग्स हैं वो पक्का अपना भाग्य को आजमाएं। आज के डेट के में जो इस प्रकार का प्रमोशन काफ़ी लेट हो गया है, अगर इसमें हो जाता तो आपके लिए बहुत लकी चांस होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।